अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 आज हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर और चैप्टर नंबर 12 के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी, जैसे कि पोटेंशियल मीन्स दैट एक जगह पर अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होती है, उसको कलेक्शन कहते हैं पॉजिटिव चार्जेस का, और एक जगह पर नेगेटिव चार्जेस का। तो हम कहते हैं कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, और इसके बीच में चार्ज फ्लो करता है। चार्ज के फ्लो को आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि उन क्वांटिटीज़ को, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का मैंने नाम लिया, पोटेंशियल का नाम लिया मैंने, इसी तरीके से अगर फ्लो हो रहा है और वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हो रही है तो वो रेजिस्टेंस कितनी है उसको मेयर करना हो मुझे, पावर को मेयर करना हो मुझे। तो इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। हम पहला इंस्ट्रूमेंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। गैल्वानोमीटर इज अ बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। यानी अगर मुझे चार्ज के फ्लो को मेजर करना है तो मैं चार्ज के फ्लो को मेजर करने के लिए एक मीटर यूज करूंगा और उस मीटर को मैं नाम दूंगा गैल्वानोमीटर। सो व्हाट इज गैल्वानोमीटर? एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। कितना स्मॉल अमाउंट? तो जनरली ये मिली एम्पेयर के अंदर होता है या ये माइक्रो एम्पेयर के अंदर होता है। तो अगर मैं माइक्रो एम्पेयर की रेंज कहता हूँ आपसे तो ये स्मॉल अमाउंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब इसमें बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की। A galvanometer in which magnet remains fixed as its position while coil rotates called moving coil galvanometer है। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर ऐसा गैल्वानोमीटर होता है स्टूडेंट, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। एन एक नॉर्थ पोल, एस साउथ पोल। ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट अपनी जगह पर है और जो बीच में आप देख रहे हैं रोटेशन, ये बेसिकली कॉइल कहलाता है। तो कॉइल रोटेट करता है और मैग्नेट स्टेशनरी होता है। अगर ऐसा है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को नाम देंगे आप मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। वर्किंग प्रिंसिपल। The principle of galvanometer lies in electromagnetism, that is, when current flows in a rectangular coil placed in a magnetic field experiences in magnetic torque। मतलब स्टूडेंट ये है इस बात का कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को इस कॉइल के अंदर इनपुट करते हैं, जैसे ही फ्लो स्टार्ट होता है कॉइल के अंदर, तो उस फ्लो स्टार्ट होने से यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, मीन्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, और उस टर्निंग इफेक्ट को आप मैग्नेटिक टॉर्क का नाम देते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो बेसिकली होता ये है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स अप्लाई होती है, जिसको आप मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जैसे ही इस कॉइल के अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा था तो उसके फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ने उस इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स अप्लाई की और यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट स्टार्ट हो गया। और वो जो टर्निंग इफेक्ट स्टार्ट हुआ है उस टर्निंग इफेक्ट को नाम दिया जाता है मैग्नेटिक टॉर्क का। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। गैल्वानोमीटर के अंदर कुछ इस तरह से रोटेशन हो रहा होगा और रोटेशन के पीछे वजह क्या होगी? बेसिकली करंट का इन होना, करंट की वजह से चार्ज मीन्स चार्ज फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगी, जो कि अगर हम उसको मैथमेटिकली इंक्लूड करें उस फोर्स को तो वो फोर्स कुछ ये होती है, F इज इक्वल टू आई मीन्स अमाउंट ऑफ करंट, L लेंथ ऑफ कंडक्टर और B मैग्नेटिक फील्ड। इतनी फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट करने का तरीका स्टूडेंट्स ये होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई मीन्स करंट
B means magnetic field, N means number of turns और A means area। जब भी यहाँ पर एक एंगल आता है, जब कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितनी डिग्री पर आपने रखा है, तो वो एंगल बेसिकली यहाँ पे कॉस अल्फा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो चीज़ें, फोर्स जो लगती है वो आई एल पी है, और जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो है आई बी एन ए कॉस अल्फा। तो आई बी एन ए कॉस अल्फा में आई करंट के मीन्स चार्ज का फ्लो है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एन नंबर ऑफ टर्न और ए यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर बात करते हैं गैल्वानोमीटर में हम किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं गैल्वानोमीटर को बनाने के लिए। तो पहला हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट, a horseshoe permanent magnet with concave poles। हम यहाँ पर एक मैग्नेट यूज कर रहे हैं, उस मैग्नेट को नाम हमने दे दिया हॉर्स शू मैग्नेट, और जो उसके पोल हैं यानी नॉर्थ और साउथ, उसके पोल की शेप कुछ इस अंदाज पे बनाई गई है कि ये मैच करती है कॉनकेव शेप से। जैसा कि आपने लेंसेज पढ़े हैं, कॉनकेव लेंस पढ़ा है, तो कॉनकेव लेंस की जो शेप होती है कुछ इस तरह की होती है। तो जो हम मैग्नेटिक यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे थ्रू मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेट जो होगा उसके पोल फ्लैट हम नहीं रख रहे, उसके पोल हम कैसे रख रहे हैं कॉनकेव, और कॉनकेव पोल रखने की वजह ये है ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है रेडियल रहे, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्शन वाइज सेम रहे, स्ट्रॉन्ग हो जाए मैग्नेटिक फील्ड। हम इन मकसद को पूरा करने के लिए, इस मकसद को पूरा करने के लिए जो पोल्स हैं वो कॉनकेव बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं कॉपर कॉइल स्टूडेंट। कॉपर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल wound on a frame of some non-magnetic material। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर एक मैग्नेट यूज किया जाएगा और वो मैग्नेट कॉनकेव शेप का होगा स्टूडेंट। अब सेकंड जो यहाँ पर बात की जा रही है वो कॉपर कॉइल की बात की जा रही है। कॉपर कॉइल कहाँ पर है, तो कॉपर कॉइल जो आपके पास है वो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हम कॉपर कॉइल यहाँ पर वाउंड करते हैं। कॉपर कॉइल जिस चीज़ पर हम लपेट रहे हैं वो बेसिकली एक फ्रेम है, और वो फ्रेम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना है। हमने यहाँ पर कॉपर कॉइल को लपेट दिया। Suspension strip, a phosphorus bronze strip is used to suspend the coil. Its one end is connected with a rigid support and other end with spirals which serve as a second current lead। स्टूडेंट सस्पेंशन स्ट्रिप है कहाँ, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ एक स्ट्रिप जा रही है, और वो स्ट्रिप जो है आपके कॉइल के साथ भी अटैच है। उसके बाद फिर एक और स्ट्रिप है जो यहाँ आ रही है, और वो स्ट्रिप आपने फिर यहाँ देखी टर्मिनल के साथ अटैच थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सस्पेंशन स्ट्रिप है वो सस्पेंड कर रही है, रोक के रखा हुआ है उसने। किसको रोक के रखा हुआ है, ये जो कॉपर कॉइल था, अगर ये गिरे नहीं तो इसको गिरने से बचाने के लिए यहाँ पर सस्पेंशन स्ट्रिप लगा के रखते हैं। और जो उसका सेकंड टर्मिनल है वो बेसिकली करंट लीड के तौर पर इस्तेमाल होता है। कोर, soft iron cylinder is placed inside the coil. This makes the magnetic field stronger and radial। स्टूडेंट हम जो है ये जो फ्रेम हमने लिया था जिसके ऊपर हमने कॉपर वायर को लपेटा था, इस फ्रेम के अंदर हम एक आयरन कोर रखते हैं। इस फ्रेम के अंदर हम एक आयरन का बना हुआ सिलेंडर रखते हैं, और उसकी वजह ये होती है ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। Mirror, a small mirror is attached with the suspension strip to measure the deflection। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिरर है, और ये मिरर इसलिए हम यहाँ पर अटैच करते हैं ताकि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करे, और उस डिफ्लेक्शन की मदद से हम ये बता सकें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। A lamp and scale arrangement, light source and scale or a pointer attached to a pivoted coil to read deflection। स्टूडेंट हम इस इंस्ट्रूमेंट के सामने की तरफ एक स्केल और एक लैंप का अरेंजमेंट करते हैं। लैंप के थ्रू लाइट को हम इनपुट करते हैं किस पर, मिरर पर,
वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद स्केल के ऊपर से रिफ्लेक्शन शो होता है, और उस रिफ्लेक्शन की मदद से हम फ्लो को जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या यूज़ कर चुके हैं? मिरर, एक स्ट्रिप, सिलेंडर, फ्रेम, कॉपर कॉइल, इसके अलावा जो है कॉनकेव पोल, मैग्नेट। Working. When a current I is passed through the rectangular coil is acted upon by a couple called deflecting couple. It arises due to interaction of fields. Due to current and magnet, it tends to rotate the coil at right angle to the field. The turning coil twists the suspension. Deflecting magnetic torque equals to BINA cos alpha. स्टूडेंट, आपने जिस करंट को मेयर करना है, जैसे ही वो आप फ्लो स्टार्ट करवाते हैं सस्पेंशन स्ट्रिप से, तो फ्लो स्टार्ट करवाने पर होता ये है कि यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। मींस यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और वो टर्निंग इफेक्ट कितना है वो डिपेंड करता है आपने जो यहाँ पर कॉनकेव पोल मैग्नेट लगाए थे। ये तो कॉनकेव पोल मैग्नेट थे, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? बी आई, जो आपने यहाँ पर चार्ज फ्लो करवाया है वो कितना था? करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर जो आप इस फ्रेम के ऊपर कॉपर कॉइल को वाउंड करेंगे कितने टाइम्स, आपने 1 टाइम करना है, 2 टाइम्स इसको जो है लूप कंप्लीट करना है, 5 टाइम्स करना है, तो वो एन है। ए मीन्स एरिया। कॉपर कॉइल जो अपने यहाँ पर जो कॉपर कॉइल जिस फ्रेम पर लगा रहे थे उस फ्रेम की लेंथ और उस फ्रेम की जो विड्थ है, बेसिकली उसका एरिया मुझे जानना है, और साथ में एंगल है यहाँ पर कॉस अल्फा। The coil will twist the suspension wire as reaction and opposite torque is developed called the deflecting torque. स्टूडेंट, जैसे ही आप करंट को फ्लो करवाते हैं, तो करंट को फ्लो करवाने के बाद ये जो आप कॉइल देख रहे हैं, ये कॉइल रोटेट होता है, और इसके रोटेट होने से ये जो सस्पेंशन स्ट्रिप है, इस सस्पेंशन स्ट्रिप के ऊपर ट्विस्ट आना शुरू हो जाते हैं, और जो बाद में वजह बनते हैं इसको रिस्टोर करने के। मीन्स दैट आप पहले तो लेट सपोज जब करंट फ्लो करवाते हैं, तो ये अगर एक बार एंटी क्लॉकवाइज आपका कॉइल घूमेगा, तो घूमते वक्त सस्पेंशन स्ट्रिप के ऊपर ये ट्विस्ट करना शुरू करेगा। एक ऐसा वक्त आएगा इसका रोटेशन बंद हो जाएगा, और रोटेशन बंद होने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है दो तरह के टॉर्क इक्वल हो गए हैं। दो तरह के कौन से? एक टॉर्क जो कि कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, और एक टॉर्क जो कि स्ट्रिप में प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको आप रीस्टोरिंग टॉर्क ऐसा टॉर्क होगा जो कॉइल को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा। The magnitude of elastic restoring torque is proportional to twist in the suspension or the angle of deflection theta. The elastic restoring torque is proportional to theta or equals to c theta. स्टूडेंट, अगर हम इस स्टेटमेंट को कोशिश करें समझने की, वो स्टेटमेंट ये है कि फोर्स, अगर आप बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से या उस के हवाले से, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती थी। यानी जब लीनियर मोशन की आप बात करते थे, वहां पर स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते थे, तो मोर डिस्प्लेसमेंट मींस मोर फोर्स वी हैव टू अप्लाई। ठीक उसी तरीके से जब आप बात करते हैं एंगुलर मोशन की, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर मोशन हो रही है, और एंगुलर मोशन होने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली थीटा है। और एंगुलर जब बात आती है तो हमने डिस्प्लेसमेंट, जो कि अगर मैं हुक्स लॉ यहाँ पर लिखूं, तो बेसिकली हुक्स लॉ कुछ इस अंदाज में लिखने की कोशिश करते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू x, F फोर्स और x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब आप अपनी मोशन को एंगुलर मोशन में शिफ्ट करते हैं, तो एंगुलर मोशन में जो फोर्स का रिप्लेसमेंट होता है, आप उसे एंगुलर फोर्स यानी कि टॉर्क कहते हैं, और x का जो रिप्लेसमेंट होता है आप उसे थीटा कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब कोई चीज़ मूव करती है तो वहाँ पर हम जो रिलेशन बनाते हैं वो ये कहते हैं कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, जबकि c यहाँ पर कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करता है कपल पर यूनिट ट्विस्ट को। It is the amount of twisting couple or torque required to twist the object by one
यूनिट एंगल और 1 रेडियन। स्टूडेंट अगर सी की फर्दर हम एक्सप्रेशन की तरफ जाएं तो सी का फॉर्मूला कुछ ये बनेगा, सी इज इक्वल्स टू इलास्टिक रीस्टोरिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय थीटा। अब यहाँ पर हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सी वो अमाउंट है टॉर्क का जो कि इसलिए रिक्वायर्ड होता है जिससे एंगल कितना हो जाए 1 यूनिट एंगल या 1 रेडियन। मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन एंगल के लिए जो उसके अंदर रोटेशन होगा उस रोटेशन को आप यहाँ पर क्या नाम देंगे, सी। और सी मीन्स होगा कपल पर यूनिट ट्विस्ट। तो कपल पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब ये हुआ वो टॉर्क जिससे एंगल कितना हो जाए 1 रेडियन हो जाए, उस टॉर्क को आपने कहना है सी। When the magnetic deflecting torque is balanced by the elastic restoring torque, due to suspension strip, the coil stops rotating and achieve equilibrium. स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ये होता है कि जैसे ही आप चार्ज को फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक टॉर्क जो होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू चल रही होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एक ऐसा वक्त आता है जब रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो फिर फर्दर रोटेशन नहीं होता क्योंकि दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। तो उस कंडीशन को कहते हैं कि वहाँ पर आपने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। और जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तब हम कहते हैं कि मैग्नेटिक टॉर्क जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमने डेवलप किया वो, और इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क जो कि स्ट्रिप के ट्विस्ट होने की वजह से बन रहा है वो, ये दोनों इक्वल अगर हो जाते हैं तो इसका मतलब फर्दर मूवमेंट कॉइल में नहीं होगी। मतलब कॉइल जो है इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। अब अगर बात करते हैं टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क क्या था, तो मैग्नेटिक टॉर्क इन बातों पर डिपेंड कर रहा था। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन्स चार्ज का फ्लो, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न, ए मीन्स एरिया स्टूडेंट, और कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बेसिकली यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट करता है, सी यहाँ पर कपल पर यूनिट ट्विस्ट और थीटा यहाँ पर एंगल है। हमें चार्ज के फ्लो को मेजर करना है, तो चार्ज के फ्लो को मेजर करने के लिए हमने आई के अलावा बाकी तमाम जो फैक्टर्स थे जैसे मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और एंगल, उनको डिनोमिनेटर में भेज दिया जो कि राइट साइड पर आपको नजर आ रहा है, बी एन ए कॉस एल। अब इसमें फर्दर होगा ये कि ऑलरेडी डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो चुका है, और जब डिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जो आई है करंट वो इक्वल हो चुका है सी थीटा डिवाइडेड बाय बी एन ए कॉस अल्फा। स्टूडेंट यहाँ पर जो कॉस अल्फा है, ये कॉस अल्फा की जो वैल्यू है, कॉस अल्फा की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है। इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कहने का कि हर पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेक करते हैं, क्योंकि आपने कॉनकेव पोल यूज़ किए हैं और कॉनकेव पोल की मौजूदगी में एंगल यूनिफॉर्म रहेगा, मीन्स कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1। अब रहा सी, तो सी मीन्स कपल पर यूनिट ट्विस्ट है, कांस्टेंट वैल्यू, बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया। तो मतलब इसमें ये हुआ कि सी बी एन ए कॉस अल्फा कांस्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पर, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मीन्स दैट मोर डिफ्लेक्शन मोर फ्लो, लेस डिफ्लेक्शन लेस फ्लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे चार्ज के फ्लो को मेजर करना है तो मैं चार्ज के फ्लो को मेजर करने के लिए किस फैक्टर पे बेस करूंगा, मैं बेसिकली डिफ्लेक्शन को चेक करूंगा कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। अब इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे ही आपका कॉइल रोटेट करता है तो उस कॉइल के ऊपर जो सस्पेंशन स्ट्रिप थी, इस सस्पेंशन स्ट्रिप के ऊपर आप एक मिरर यूज कर रहे थे, और ये जो मिरर आपने यूज किया था ये मिरर स्ट्रिप के साथ साथ
डिफ्लेक्ट कर रहा था। अब जैसे ही आप इस लैंप को ऑन करेंगे तो जो लैंप की लाइट है वो मिरर पर बाउंस बैक करेगी, और बाउंस बैक करने के बाद मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद जो सामने आपने एक स्केल रखा है उस स्केल की तरफ लाइट जो है ट्रेवल करेगी। दोबारा समझते हैं इस बात को। आपने लैंप ऑन किया और वो लैंप ऑन करने के बाद उसकी जो लाइट थी वो इंसिडेंट हुई आपके इस मिरर पर, और मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी। देखिए यहाँ पर लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट कर कर स्केल पर शो हो गई। अब इस स्केल के ऊपर जो नंबर्स होंगे वो नंबर बेसिकली मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पे फ्लो कितना हो रहा है। मीन्स दैट अगर मैं और फ्लो करता हूँ तो ये जो आप लाइट इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो वो लाइट ज़रा सी इस पॉइंट पर आ जाएगी। आप और डिफ्लेक्शन करेंगे और चार्ज की फ्लो को इंक्रीज करेंगे तो इट मीन्स इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे आप स्केल के ऊपर लाइट की जो रिफ्लेक्शन है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आप समझ जाएगा कि चार्ज का फ्लो है वो बढ़ जाएगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि I is proportional to theta. Sensitivity of galvanometer. The sensitivity of moving coil galvanometer is the ratio of the change in deflection of the galvanometer to the change in current as equal to theta by I. स्टूडेंट सेंसिटिविटी की मीनिंग ये है कि एक गैल्वानोमीटर अगर स्मॉल करंट को भी मेजर कर ले, स्मॉल करंट मीन्स लेट्स से माइक्रो एम्पियर करंट, अगर हम माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करते हैं और उस फ्लो की वजह से गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर दे, इट मीन्स द गैल्वानोमीटर इज सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन ये हुई कि with the flow of small amount of current, a galvanometer shows deflection. थोड़े से करंट पर अगर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा तो हम उसे सेंसिटिव गैल्वानोमीटर कहेंगे। और सेंसिटिविटी चेक करने का तरीका है S इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय I. If a galvanometer gives a large deflection for a small amount of current, it is sensitive galvanometer. अब सेंसिटिविटी को अगर और हम एलाबोरेट करें तो थीटा डिवाइडेड बाय आई इक्वल्स टू बी एन ए अपॉन सी। ये फॉर्मूला किस तरीके से हमने अरेंज किया, तो अभी लास्ट स्लाइड में हमने बात की आपसे कि आई बेसिकली इक्वल था सी थीटा डिवाइडेड बाय बी एन ए। कॉस थीटा जो है या कॉस अल्फा जो है इक्वल्स टू 1 हो गया, तो हम सिर्फ यहाँ पर बी एन ए मेंशन कर देते हैं। तो इट मीन्स दैट I इक्वल टू सी थीटा बाय बी एन ए। अब अगर हम यहाँ से थीटा बाय आई का फॉर्मूला अरेंज करें तो I को हम डिनोमिनेटर में और बाकी जो फैक्टर्स हैं जैसे बी एन ए डिनोमिनेटर में था तो वो न्यूमरेटर में और सी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो कुछ फॉर्मूला बन जाएगा बी एन ए बाय सी। ये फॉर्मूला किसका होगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला I बाय थीटा का बनाएंगे आप, मतलब बी एन ए divided by C equals to theta by I। तो मतलब ये हुआ कि थीटा बाई आई किसके इक्वल है, बी एन ए अपॉन सी के। और थीटा बाई आई को भी हमने कहा कि थीटा मीन्स डिफ्लेक्शन, आई मीन्स फ्लो। थोड़े से फ्लो पर डिफ्लेक्शन का शो होना सेंसिटिविटी कहलाता है। तो हम ये करेंगे थीटा बाई आई जो है उस थीटा बाई आई की जगह पर एस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इंक्रीजेस बाय, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका गैल्वानोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप ये चाह रहे हैं गैल्वानोमीटर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लो पर डिफ्लेक्शन शो हो जाए, तो उसके लिए आपने कुछ करना ये है कि इंक्रीज करने हैं नंबर ऑफ टर्न्स एंड द एरिया ऑफ द कॉइल। क्योंकि सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में आ रही है नंबर ऑफ टर्न्स से भी और एरिया ऑफ द कॉइल से भी। मोर एरिया अगर आप करते हैं तो आपकी कह लीजिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड यानी S इज प्रोपोर्शनल टू बी एन ए। अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी हो तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपको किन फैक्टर को बढ़ाना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, नंबर ऑफ टर्न्स को और उसके अलावा एरिया ऑफ कॉइल को।
प्लस जो चौथा फैक्टर है वो है सी का। सी बेसिकली कपल पर यूनिट ट्विस्ट था, जो कि सस्पेंशन स्ट्रिप थी उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था। तो एस और सी दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इफ यू वांट टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी सो यू हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ सी। तो सी की वैल्यू को डिक्रीज करने का मतलब सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, यानी कपल पर यूनिट ट्विस्ट को आप कम करेंगे। मतलब एक सस्पेंशन स्ट्रिप है, वो 1 डिग्री के लिए लेट सपोज 5 के इक्वल टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और एक और सस्पेंशन स्ट्रिप है जो 1 डिग्री के ऊपर 2 का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, वैल्यू 2 का। तो आपने उस सस्पेंशन स्ट्रिप को यूज करना है जो 1 डिग्री के हिसाब से कम टॉर्क को प्रोड्यूस करे, जिसको हम यहाँ पर सी कह रहे हैं। तो जितना सी की वैल्यू कम होगी, सेंसिटिविटी उतनी ही आप समझे ज्यादा होगी। Moving coil galvanometer uses a phosphor bronze wire for suspension because it has small rubber per unit twist. यही वजह है स्टूडेंट, हमने शुरू में एक वायर जो सस्पेंशन स्ट्रिप के तौर पे यूज किया, वो जिस मटेरियल से बना था उस मटेरियल का नाम था फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर यूज करने की वजह ये थी क्योंकि अभी हमने कहा कि हमें गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव रखना है। तो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के लिए सी की वैल्यू कम करनी है, और सी की वैल्यू को कम करने के लिए बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो हम जो मटेरियल यहाँ पे यूज करते हैं वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर यूज करते हैं, क्योंकि फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर जो है उसका कपल पर यूनिट ट्विस्ट अदर वायर्स के लिहाज से कम होता है। We know that the transferring torque is torque equal to c theta, as c is the torsional constant of the per unit twist. However, the value of c is very small. If phosphor bronze wire, a small restoring torque is generated in the wire. क्योंकि आपने c की वैल्यू कम रखी है, और c की वैल्यू कम रखने का पर्पस ये होता है कि आप सेंसिटिविटी को बढ़ा लें। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हमने बात की कि गैल्वानोमीटर क्या है, गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन, उसके प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग, और वर्किंग के बाद हमने डिस्कस किया उसकी सेंसिटिविटी के हवाले से। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी से मुताल्लिक कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।